हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज क्या लेकर आए? आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की अपनी दूसरी पुस्तक यानी कि हिंदी की पूरक पुस्तिका कृतिका भाग 1 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आप सभी को पता है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होता है, जो अभी आपका टर्म 1 गया, उसके बाद अभी यूटी भी होगा और इसके बाद क्या कहते हैं आपका फाइनल एग्ज़ाम भी होगा। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में आपके दोनों ही बुक से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस साल सीबीएसई का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें या पिछले साल का भी देखें तो हमारी दोनों पुस्तक में से सिर्फ शतक से ही आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे। आपकी जो कृतिका बुक है उससे सिर्फ आपके वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वर्णात्मक प्रश्न भी दीर्घोत्तरीय रूप में पूछे जाते हैं, यानी कि जैसे हम लोग क्षितिज में करते हैं कि 25 to 30 वर्ड्स लिखना है तो वो शॉर्ट आंसर्स होते हैं। अब जो आपका ये कृतिका बुक रहती है इससे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं ऐसा दिया नहीं रहता। वो पहली बात तो है आपके पास 3 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 3 मार्क्स के आएंगे। और दूसरा इनकी वर्ड लिमिट दी रहेगी 50 to 60 वर्ड्स के बीच में। ठीक है, कितना? 50 to 60 वर्ड्स के बीच में। तो हो गए ना, ये जस्ट डबल हो गए। 25 to 30 से क्या हो गया? 50 to 60 वर्ड हो गए, जस्ट डबल हो गए। तो ये हो जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इनको आपको जो ध्यान देना है वो ये बात है कि इनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनमें इस बुक में तो आपके पास सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं, ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं। चैप्टर की स्टोरी मैं आपको तीनों की ही अच्छे से समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अरे इतने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कैसे तैयार करेंगे, क्या करेंगे, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर अब हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। इन चैप्टर से करीबन 20 से 25 क्वेश्चंस हर चैप्टर में बन रहे हैं, उन्हें आप ध्यान से देख लो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। स्टोरी पढ़ी हुई है, क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लोगे। मान लो अगर ये क्वेश्चंस नहीं भी आते, नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि ये जितने मैं आपको 20-25 क्वेश्चंस कराऊंगी इनमें से आपके पास क्वेश्चन फंस जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कह रही हूँ कि इतनी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगी कि क्वेश्चंस किसी भी तरह से पूछो आप आंसर कर लोगे। ठीक है, इतनी तरह तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं आप कर लेंगे। ठीक है, हाँ, मोस्टली इन चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, याद रखना, कृतिका में आपके सामने एज अ स्टोरी एक केस दे दिया गया है। जैसे कि हमारी अब ये स्टोरी है इस जल प्रलय में। ये 1967 में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने पटना में जिस बाढ़ की त्रासदी को झेला था उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब ये आपके सामने केस दे दिया गया। अब इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आप कभी सिचुएशन में पढ़े, आपके एरिया में कभी बाढ़ आए तो आप क्या कर सकते हैं, और बाढ़ आए तो आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं, अपने लिए बाढ़ की तैयारी कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। केस आपके सामने है, उस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो उन सभी तरह की आज मैं प्रैक्टिस आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इस चैप्टर की, कृतिका का जो ये फर्स्ट चैप्टर है ये हमारे सामने एज अ संस्मरण क्या है, ये कौन सी विधा में लिखा गया है? हिंदी गद्य साहित्य की संस्मरण में लिखा गया है। अब संस्मरण क्या होता है ये ध्यान रखिए। क्या होता है, हमारी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। अब उन घटनाओं को हम बाद में कभी बैठकर याद करें और लिख दें तो वो संस्मरण होता है। अब जैसे लेखक के साथ ये घटना 1967 में घटी, यानी कि 1967 में घटी। अब उससे पहले भी इन्होंने 1-2 बार बाढ़ पीड़ितों की मदद करी, तो उन्होंने उन सारी यादों को और जो खुद उन्होंने उस सारी बाढ़ को पटना में आते हुए देखा, उन सभी को इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, याद करके उन्होंने सारी चीज़ें लिखी। तो ये क्या हो गया? उनका संस्मरण हो गया। तो ये कहानी या ये संस्मरण हम कहें तो हमने ये पूरा चैप्टर आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझाई हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे करके बाढ़ पटना के अंदर आ रही है। लोग जो है उसमें एंजॉय भी कर रहे हैं, कुछ लोग परेशान भी हैं, बाढ़ से बचने के तरीके भी तरह तरह के अपना रहे हैं, ज़रूरत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे लेखक के घर के पास भी बाढ़ आ जाती है, सभी कुछ हमने देखा है और समझा है। तो चलिए, जब हम चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन करने में हमें नहीं लगता कि कोई परेशानी आने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। क्लास 9th हिंदी कोर्स ए है, बुक है हमारी कृतिका भाग 1। इसका हमारा प्रथम अध्याय है इस जल प्रलय में। ठीक है, तो ये बाढ़ से संबंधित है।
ये संस्मरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। ये हमारी बुक कृतिका भाग 1 का पहला अध्याय है। सिर्फ 3 ही 2 अध्याय हैं, पहला अध्याय ये है। ठीक है, तो इसके हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम में। बाढ़ विनाश का दूसरा नाम है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। भगवान न करे लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़े, लेकिन ये त्रासदी हर साल वर्षा ऋतु में जितने बहुत सारे एरिया को झेलनी पड़ती है। ख़ास तौर से अगर पटना की बात करें तो पटना की जो कोसी नदी है आपकी या गंगा नदी है, इन सभियों में कहीं ना कहीं बाढ़ की त्रासदी को झेलना पड़ता है। मोस्टली क्या होता है, नेपाल से छोड़े गया पानी जो है वो भी मजबूर हैं, छोड़ते हैं क्योंकि इतना पानी बरसता है, तो उससे बिहार का काफ़ी एरिया जो है वो पानी के अंदर डूब जाता है। रिसेंटली भी आपने अभी न्यूज़ में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। इसके अलावा बाढ़ सिर्फ ये हम नहीं कह रहे हैं कि बिहार में ही आती है, सभी क्षेत्रों में। आप यूपी में आ जाइए, आप पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ बादल फटने जैसी कंडीशंस होती हैं, उन सभी क्षेत्रों में आप सभी जगह इसको, जब एक्सट्रीम बारिश होती, जैसे कहते हैं इस साल बारिश बहुत हुई, तो बहुत जगह जगह ये सामना करना पड़ा। ठीक है, अब जब बाढ़ आती है तो इन्होंने कहा ना, बाढ़ विनाश का दूसरा नाम है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल हम सहमत हैं। पहली चीज़ ये है कि बाढ़ मोस्टली जो है, जब जैसे नदी है तो नदी के पास से शुरू होती है, तो लो लाइन एरियाज से शुरू होती है। अब ये जो लो लाइन एरियाज होते हैं, इनमें मोस्टली बहुत गरीब लोग रहते हैं। फिर अगर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा तो वो हायर लेवल पे अंदर शहरों में, सोसाइटीज़ में भी बढ़ना शुरू होती है। तो जो लोग इन बाढ़ के चक्कर में आते हैं, इनके घरों के अंदर पानी भर जाता है, खाने पीने रहने इन सभी चीज़ों की दिक्कत होती है। ये सारी चीज़ होती है, कितना सामान बर्बाद हो जाता है, खेत सारे नष्ट हो जाते हैं, जहाँ खेती फल सब्जी अनाज सारा हो रहा होता है, ये सभी कुछ नष्ट हो जाता है, पानी में ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ तो ही, इसके बाद जानवर भी बहुत परेशान होते हैं। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि शेर और चीते, ये हाथी, ये सब शहरों के अंदर एंटर कर जाते हैं। एक्चुअली जंगलों में जब पानी भर जाता है तो ये उस पानी से बचने के लिए शहरों की तरफ भी आ जाते हैं। ये होता है। अब जब ये पानी उतरता है तब और ज़्यादा परेशानी होती, क्योंकि जब पानी उतर जाता है, यानी कि बाढ़ जब ख़त्म हो जाती है, पानी चला गया, तो उसके पीछे अपने बहुत गंदगी छोड़ के जाता है। अब वो गंदगी की नमी जब उठती है तो उसके बाद महामारियाँ फैलने का बहुत डर रहता है। महामारियाँ फैलती हैं, यानी कि अब उस गंदगी में जाहिर सी बात है कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर होंगे, तो उससे बीमारियाँ फैलती हैं, जिसे हम महामारियों का रूप लेते हैं। फिर इसके अलावा जो है, अब जिन खेतों में फसलें खड़ी थी वहाँ फसलें नष्ट हो गई, तो अब वहाँ फसलें नहीं हैं, तो दूसरा दौर जो चलता है वो भुखमरी का चलता है। ठीक है, अनाज नहीं है, भुखमरी फैलती है, बीमारियाँ फैलती हैं, बहुत ऐसे, मतलब आप बाढ़ का आना और बाढ़ के पानी का उतर जाने के बाद का जो विभत्स सीन होता है वो करना, झेलना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए देखिए इसको लिखेंगे कैसे। बाढ़ विनाश का दूसरा नाम है। प्रश्नोक्त कथन अक्षरशः सत्य है, बिल्कुल सही है, और मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि बाढ़ के कारण आम जन प्रभावित होता है। सभी लोग हम कह रहे हैं, आम जन क्या, आप कहेंगे अगर ज़्यादा बाढ़ आ जाए तो आम क्या, खास जन भी परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना, निचले क्षेत्र की फसलें, घर, दुकान सभी जलमग्न हो जाते हैं। निचले क्षेत्र, अब पानी जैसे मान लीजिए नदियों से अगर बढ़ रहा है तो उसके आसपास जितना एरिया होगा वो उसी के साथ नीचे नीचे ऐसे होगा। भाई नदियाँ हमेशा ऐसे बह रही हैं, अब उसके ऊपर का एरिया नीचे तो होगा नहीं, वो क्या होगा, ऐसे ऐसे होता होता धीरे 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 ऐसे ऊँचा होता जाता है। तो वो लो लाइन, निचला एरिया मतलब क्या होता है, लो लाइन एरिया। अब उसमें जितनी घर हैं, फसलें हैं, दुकान है, वो सभी पानी में डूब जाते हैं। कच्चे मकान गिर भी जाते हैं, जो पक्के नहीं है वो गिर भी जाएंगे। आप देखते हैं नदी उद्योग किनारे जो मकान होते हैं किस तरीके से धड़ाधड़ जो है वो पानी के अंदर गिरते हैं। कितने ही प्राणियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। अब प्राणियों में आप देखिए बहुत सारे लोग इस पानी में डूबकर मर जाते हैं, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, तो इन सभी का जब समय नहीं आया होता तब भी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और उनके शवों से उत्पन्न दुर्गंध दूसरे जीवित प्राणियों को मृत्यु का कारण बनती है। अब जैसे मान लीजिए किसी एरिया में अगर देखिए कोई जानवर मर जाए तो कैसी बदबू आती है। अब वो पानी में ही मर गया, उसी में सड़ रहा है, और उसी पानी में आप रहने को मजबूर हो, तो देखो कितनी बीमारियां फैलेंगी ना।
मनुष्य अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के ऊंचे स्थानों की ओर भागते हैं। जो नहीं भाग पाते वो पानी में फंसकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। भाई मनुष्य हो जानवर हो, हर कोई पानी से बचने के लिए ऊपर की तरफ ही भागेगा जो ऊंचा एरिया होगा। और जो नहीं भाग पाते, अब जैसे बहुत सारे लोगों में घरों में क्या होते हैं, सिर्फ बुजुर्ग होते हैं, वो नहीं चल सकते। बहुत सारे लोग होते हैं ना चलने में, अब नहीं चल सकते तो क्या करेंगे, उसी में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रहते हैं नहीं तो मरते हैं। ऐसे बहुत सारे जानवर भी होते हैं। बाढ़ के कारण यातायात सेवाएं बाधित हो जाती हैं, बिजली के खंभे टूटकर गिर जाते हैं और खंभों के तार से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा पानी में फैल जाती है। ये भी होता है। और जो जीव इसके संपर्क में आते हैं वे मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। अतः इसे विनाश के नाम से संबोधित करना अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये तो हमने बताया कि बाढ़ के रहते रहते क्या परेशानी है, और हमने आपको मुंहजबानी बता दिया कि जब बाढ़ का पानी उतरता है तो वो स्थिति तो बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक रेणु द्वारा 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल 66 से 67 तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम करना लेखक की किस भावना को अभिव्यक्त करता है? हमारे लेखक परोपकारिता की भावना से बहुत ही ज्यादा जो है वो ग्रस्त हैं, कि ग्रस्त कह सकते हैं या ओतप्रोत कह सकते हैं, कि अगर कहीं किसी को परेशानी है तो उसकी मदद करने के लिए वो, क्योंकि देखिए अब वो बॉय स्काउट हैं, स्वयंसेवक संस्थाओं से भी जुड़े हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, रिलीफ वर्कर भी हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि वो हर कंडीशन में दूसरों की मदद ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो दूसरों की मदद कर रहे हैं। अब मदद करना तो भाई परोपकारिता है, विनम्रता है, उदारता है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें उनके बारे में पता चलती हैं। लेखक द्वारा बचपन से पिछले साल 66 और 67 तक, यानी कि छोटे से लेकर 66-67 तक लगातार किसी न किसी रूप में बाढ़ पीड़ितों की सेवा करना उनकी सेवा भावना को उजागर करता है। लेखक स्वयं पर्ती क्षेत्र के रहने वाले हैं। पर्ती क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जो लो लाइन एरिया है, जहां पर बाढ़ ज्यादा आती है। अतः वे बाढ़ का कोई खतरा नहीं था। तो समझ में, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, जब अतः उन्हें बाढ़ का कोई खतरा नहीं था तथा वे तैरना भी नहीं जानते थे। परती मतलब होता है जो थोड़ा चट्टानी एरिया जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप हम इंग्लिश में बड़ा अच्छा सा वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो उसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, पठार क्षेत्र। हिंदी में पठार बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ दूसरा बोलते हैं। तो वो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब पठार क्षेत्र जो है उनसे नीचे नदियां बहती हैं, तो वहाँ पर बाढ़ का खतरा ज़्यादा नहीं रहता। अब अक्सर आप ये देखोगे नदियों के पास रहने वाले लोग होंगे या जिन क्षेत्रों में पानी बहुत बढ़ता है, लोग तैरना सीख जाते हैं। लेकिन जिनको पानी का कोई अता पता नहीं, जैसे समुद्र के किनारे लोग रहेंगे, मछुआरे अपने आप, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। नदी के किनारे बच्चे खेलते कूदते तैरना सीख जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग के बच्चे क्या हैं, जो हम लोग नदी के किनारे वगैरह नहीं रहते, तो बच्चों को स्विमिंग की क्लासेस देनी पड़ती हैं। तो हमारे लेखक के साथ क्या था, उनके यहाँ कभी बाढ़ का खतरा नहीं था, पानी के आसपास नहीं थे, तो उन्होंने भी तैरना नहीं सीखा था। इसके बाद भी वे पूरी तन्मयता से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के प्रति समर्पित रहे। जहाँ कहीं भी बाढ़ आता, कुछ भी आता, लोगों की मदद करने वो पहुंच जाते। उनका सेवा के प्रति निस्वार्थ समर्पण उनकी भावना को स्वतः व्यक्त करता है। तो वो क्या है, वो दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मनुष्यता कह लीजिए, परोपकारिता कह लीजिए, ये सारी भावना है। ये चीज बताती है। प्रश्न संख्या 3 है, जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा और पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया, सिलाई, सिगरेट, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठा करने लगे। ऐसा क्यों? इस कार्य के प्रति लेखक का रुझान क्यों था? इस विषम परिस्थितियों में लेखक द्वारा किया गया कार्य कुछ कितना उचित था? देखिए, जब बाढ़ की पानी बढ़ता है तो जो ज़रूरत का जितना सामान है वो पहले अपने पास एकत्र होना चाहिए। खाना है, पानी है, रोशनी है, क्योंकि रात होगी ही होगी, ठीक है, गंदगी से बचने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, देखिए क्या है। सबसे पहले घर में ईंधन। अब ईंधन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जैसे केरोसिन ऑयल है, जैसे मान लीजिए स्टोव जलाना है तो केरोसिन ऑयल है,
इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो इसको संभाल के रखना है, इसको इकट्ठा करिए, क्योंकि जब पानी भर जाता है ना तो आसपास हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। आप ये सोचिए कि आपको आसपास के एरिया में कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, जैसे हम लोग अभी घर से निकलते हैं, जाके शॉप से कुछ ले आए, कुछ नहीं, सब कुछ बंद होता है, और जितना भी उन दुकानों में भी होता है वो सब कुछ भी गीला हो चुका होता है ना। तो ईंधन की ज़रूरत होती है कि भाई हम कच्चा खाना तो खा नहीं सकते, हमें खाना पकाना पड़ेगा। तो ईंधन जिसमें आप केरोसिन ऑयल है या जो कोई भी आपका ईंधन है जिससे आप अपना गैस जलाते हो, वो सारी चीज़ें। आलू, खाने के लिए आलू बेसिक चीज़ होती है, आलू से बहुत वेरिएशन बनता है, ठीक है। आप आटा है, आलू है, खाने पीने की जो बेसिक चीज़ें हैं, चावल है, इन सारी चीज़ों को आप एकत्र करके रखिए। फिर उसके बाद है मोमबत्ती, रात में रोशनी करने के लिए कैंडल्स होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब आसपास चारों तरफ पानी भरा हो तो बहुत सारे जानवर, सांप, बिच्छू, इन सब के आने का खतरा रहता है, और ये सभी निशाचर होते हैं, रात में शिकार करते हैं। तो इन सभी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जहाँ कहीं पे भी रहें आपको रोशनी करनी पड़ती है, तो मोमबत्ती की ज़रूरत पड़ती है। फिर है दिया सलाई, यानी कि माचिस। स्टोव जलाना हो, मोमबत्ती जलाना हो, सूखी माचिस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर माचिस है भी और गीली भी हो गई तो बेकार है। फिर उसके बाद आती है सिगरेट। अब सिगरेट उन्होंने क्यों इकट्ठा करी, क्योंकि हमारे लेखक को सिगरेट पीने की आदत थी, तो उनके लिए ये बेसिक नीड के कैटेगरी में आती थी, तो उन्होंने सिगरेट भी इकट्ठा कर ली। फिर आते हैं पीने का पानी। अब वैसे तो बाढ़ में क्या होता है, चारों तरफ पीने का पानी है, लेकिन वो साफ पानी नहीं होता, उसे हम पी नहीं सकते हैं, तो पीने के साफ पानी का भी प्रबंध करके रखना पड़ता है। आपके पास अगर छत है तो आपको वहाँ पर साफ़ पानी भर के रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप अपार्टमेंट्स या कहीं पे भी रहते हैं, उस पीने के पानी को आपको बॉटल्स में, किसी घड़ों में, कहीं पर भी भर के रखना पड़ेगा, ताकि आपके 3-4 दिन का पीने का पानी का प्रबंध हो सके। वैसे तो कुछ एरियाज़ में 3-4 दिन में पानी उतर जाता है, लेकिन बहुत सारे में और भी लंबा समय तक भरा रहता है। कंपोज की गोलियाँ, कंपोज की गोलियाँ क्या होती हैं, जैसे हमने आपको बताया ना कि भाई हमारी जो शरीर की जो एक प्रक्रिया है वो तो चलती ही रहेगी। जब हम खाएंगे तो हम फ्रेश भी होंगे, तो फ्रेश होने के बाद हम पानी में वो काम नहीं कर सकते। अब उसके लिए आपको पॉली बैग्स या कहीं पर ऐसा करना पड़ेगा, उस जगह उन कंपोज की गोलियों को डाला जाता है, तो वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उससे क्या, उस वेस्ट से आसपास कीड़े मकोड़े या गंदगी नहीं उठती, ठीक है। तो ये कंपोस्ट की गोलियों को भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर लेखक ने प्रबंध किया तो हमें लगता है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बाढ़ की परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। प्रश्नोत्तर विषम परिस्थिति में लेखक द्वारा सभी सामग्रियों को इकट्ठा करना की खरीदारी लेखक की दूरदर्शिता दिखाती है। वो जानते थे कि जब बाढ़ का पानी बढ़ेगा तो हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इन परिस्थितियों से यह कार्य अत्यंत आवश्यक एवं उचित है। जब बाढ़ आ रही हो तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि बाढ़ कब तक रहेगी, दुकानें कब तक बंद रहेंगी, सभी कुछ अनिश्चित होता है, हमें नहीं पता कि ये तक हो। अब जैसे हम लोगों ने बाढ़ तो नहीं झेली, लेकिन हम लोगों ने रिसेंटली कोरोना को झेला। कोरोना में आपने देखा ना कि सब कुछ बंद हो गया, कुछ नहीं मिलता था, घर में सारी चीज़ें ही हमें करनी थी। बीच बीच में तब भी हमें कुछ शॉप्स में जब ढिलाई दी जाती थी तो हम लोग शॉप में जाकर कुछ सामान ला सकते थे, ठीक है, नहीं तो ऐसे तो सब कुछ बंद कर दिया गया था। तो वो एक कुछ उससे भी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं बाढ़ में, क्योंकि हम लोगों ने कोरोना के टाइम तो फिर भी हम लोग को शॉप पे जाने की बीच बीच में कुछ मंजूरी मिलती थी, सुबह के टाइम में किसी टाइम घर का एक सदस्य जाकर सामान ला सकता था, लेकिन बाढ़ में तो ये स्थिति होती नहीं, क्योंकि आसपास कुछ मौजूद ही नहीं रहता है। सब कुछ अनिश्चित रहता है कि कब तक दुकानें नहीं खुलेंगी, पानी कब तक चढ़ा रहेगा, ये सारी चीज़ें। अतः इस अनिश्चितता के कारण कुछ समय आराम से व्यतीत करने के लिए सभी आवश्यक सामग्रियों का संग्रहण अति आवश्यक है। आप बगैर चिंता के ये इस त्रासदी से निकल सकें तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि इन सारी सामानों को आप एकत्र करके रखें। अतः हमें लेखक से प्रेरणा लेते हुए किसी भी प्राकृतिक आपदा का संकेत मिलने पर उससे बचने का उपाय तथा जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधनों की अति शीघ्र व्यवस्था करनी चाहिए। आपके एरिया में या कभी भी कुछ ना भगवान करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपको ऐसी संभावना है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो उसके लिए आपको सारी सामग्री को एकत्र करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आप इस त्रासदी का सामना थोड़ा बेफिक्री के साथ कर सकें।
ठीक है। तो जो लेखक ने किया वो उनकी दूरदर्शिता को दिखलाता है। प्रश्न संख्या 4 है, पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। आकाशवाणी ने ये बात कही थी और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। आकाशवाणी पटना का यह प्रसारण कहां तक उचित है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब आकाशवाणी द्वारा ये चीज कही गई कि आकाशवाणियों के दफ्तर तक सीढ़ियों तक पानी भर गया है और किसी भी क्षण स्टूडियो के अंदर प्रवेश कर सकता है। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया गया ये संदेश लोगों को आगाह करने के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए हर कोई व्यक्ति घर से निकलकर ये नहीं देख सकता कि पानी कहाँ तक पहुँचा, लेकिन हाँ, रेडियो हर कोई सुन लेता है। तो आकाशवाणी द्वारा अगर ये चीज़ प्रसारित की गई तो ये एक तरीके से लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर किया जा रहा था कि धीरे धीरे पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप सभी अपने जो भी ज़रूरत के प्रबंध हैं उनको कर लीजिए, सतर्क हो जाइए, ये चीज़ें ज़रूरी थी। प्रचार प्रसार के सशक्त साधनों द्वारा जब किसी घटना की खबर को प्रसारित किया जाता है, प्रचार प्रसार का साधन क्या है? रेडियो है। इसके माध्यम के किसी घटना की खबर प्रसारित की जा रही है तो वह आम जन के बीच बहुत तेज़ी से फैलती है, मतलब लोगों के पास वो बहुत जल्दी कम्युनिकेट होती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब पटना के सभी लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करना था कि पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर आकाशवाणी द्वारा ये चीज़ प्रसारित की जा रही है तो पटना के लोग एक तरीके से सतर्क हो जाएंगे। वो भी तब जब समाचार जनसंपर्क के सबसे सुलभ साधन रेडियो द्वारा प्रसारित किया जा रहा हो। भाई न्यूज़पेपर वगैरह तो इस त्रासदी में आपको मुश्किल ही है मिल पाएंगे, टीवी मिलता नहीं है क्योंकि लाइट डिस्कनेक्ट हो जाती है, लेकिन रेडियो आसानी से उपलब्ध रहता है। तो रेडियो जो है वो सबसे सुलभ साधन है और सभी लोग ऐसे दौरान में सुनते भी हैं। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मीडिया द्वारा प्रसारित घटनाएं अनेक समस्याएं खड़ी कर देती हैं। ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि मीडिया के प्रसारण पर भी उस चीज़ के लिए रोक लगा दी जाती है। जब याद है मुंबई में जब आतंकवादी हमला हुआ था तो लाइव प्रसारण को रोका गया था, तो क्योंकि ये समस्या को खड़बड़ाता है। प्रश्नोक्त समाचार भी इसी की एक कड़ी है। इस तरह की खबरें प्रसारित करना आम जन के बीच भय उत्पन्न कर, मुझे लगता है कि भय उत्पन्न करने से ज़्यादा कहीं उनको सतर्क करने का काम करेगा। ऐसी खबरें सुनकर लोग हताश हो जाते हैं, भागदौड़ शुरू कर देते हैं, लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है जो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। परंतु साथ ही इस प्रकार की खबर सुनकर लोग सचेत भी हो जाते हैं और ऐसे साधन भी तलाश करने लगते हैं जिनसे उन्हें कम नुकसान पहुंचे और वे स्वयं को बचाने का प्रयास में जुट भी जाएं। देखिए, अगर हम किसी त्रासदी की खबर लोगों तक पहुंचाते हैं किसी भी अब जैसे हमारे देश में तो नहीं है, बाहर के कई देश ऐसे हैं जो बहुत क्या कहते हैं सिटीज़ ऐसी हैं जो ज्वालामुखी के पास में बसी हुई हैं, ठीक है। अब अगर वहाँ पर ज्वालामुखी के अंदर ऐसी कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं कि ये वैज्ञानिक अगर पता कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो ये सारी चीज़ें इन जनसंचार के माध्यमों को देते हैं ताकि ये पेपर में छपे, रेडियो में जाए, टेलीविज़न में जाए, तो वहाँ के लोग इस चीज़ के लिए अवेयर हो सकें और अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि उन्हें किसी भी समय यहाँ से घर को खाली करके जाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये जनसंचार के माध्यम खबर को अगर बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खौफनाक बनाकर बोलते हैं, तो हाँ, इससे अफरा तफरी मच सकती है, लोगों में भागदौड़ मच सकती है। लेकिन जो खबर जैसी है, जिस तरीके से चल रही है, अगर उसी तरीके से एकदम साधारण तरीके से उसे व्यक्त किया जाए तो ये लोगों के लिए सही रहता है। वो लोग उससे डरते नहीं हैं, उससे सचेत होते हैं और अपनी ज़रूरत की सामग्री को एकत्र करके अगर उन्हें वहाँ से हटना भी पड़ता है तो भी हट जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बहुत सारे एरिया होते हैं, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए बाढ़ आ रही है, लो लाइन एरिया से बाढ़ आ रही है, तो सरकार उस जगहों को खाली कराना शुरू कर देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ जगहें रह जाती हैं क्योंकि पानी इतनी तेज़ी से आता है। तो अगर ऐसा चीज़ हो और उसे प्रसारित कर दिया जाए तो लोग अपने आप सचेत होकर उन जगहों को खाली कर देंगे ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल भी रहती हैं और कभी कभी ये विकट परिस्थितियों को भी बढ़ा देती हैं। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक द्वारा यह कहना कि पता नहीं कल हम कितने पानी में रहेंगे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वो ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। लेखक की किस भावना को व्यक्त करता है? आपके अनुसार विपत्ति के समय में लेखक का उपरोक्त कथन तर्कसंगत है। बिल्कुल सही, ठीक है। ये सभी को पता था कि भाई पटना में पानी भर रहा है, लेकिन कौन से एरिया में पहले पानी भरेगा और कौन से नहीं।
तो लेखक और लेखक के मित्र जब जुदा होने लगते हैं, क्योंकि दोनों लोग साथ गए थे बाढ़ की खबर लेने के लिए, और जब अलग होने लगते हैं, अपने अपने घरों में जाने लगते हैं, तब लेखक ये कहते हैं कि कल कौन कितने पानी में रहेगा नहीं पता, यानी कि पानी किसके एरिया में कितना बढ़ेगा और कब तक भरेगा नहीं पता। लेकिन हाँ, जो कम पानी में रहे, जो ज़्यादा पानी कम पानी में रहेगा, वो ज़्यादा पानी में रहने वाले की सुधि लेगा। तो मतलब जो कम पानी में रहेगा या जिसके पास पानी नहीं आया होगा, तो अगर आपके जैसे लेखक के पास पानी नहीं आया तो वो अपने मित्र के पास जाएगा, उसकी खबर लेगा कि उसे क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत, तो वो सूखे एरिया से उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। और अगर मान लीजिए लेखक के पास पानी आ जाता है तो लेखक के मित्र आके उसकी ये सारी खबर और ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हाँ, एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी। सही बात है भाई, मुसीबत के समय अपनों का ही तो साथ रहता है कि नहीं रहता है। तो देखिए क्या है, प्रश्नोक्त कथन में लेखक की स्वयं के प्रति एवं मित्र के प्रति चिंता की भावना व्यक्त होती है। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए हम कोई मुसीबत में होंगे तो मित्र हमारी मदद कर देगा, मित्र को मुसीबत होगी तो मैं जाके मदद कर दूंगा। परंतु यहाँ लेखक ने सिर्फ अपने और अपने मित्र की सुधि लेने की बात की, जबकि हजारों लोग आने वाली विपत्ति से प्रभावित होने वाले थे। बात सही है, यहाँ पर एक दूसरे की बात कही, लेकिन उसे जिस एरिया में पानी भरेगा तो उस एरिया के सभी लोग उस पानी से प्रभावित होंगे। इससे प्रतीत होता है लेखक स्वयं भी आने वाली आशंका से डरा हुआ था। तो कहीं न कहीं वो भी डरे थे कि भाई मैंने सब प्रबंध तो कर लिया है, लेकिन सिचुएशन कितनी खराब होगी ये हमें भी नहीं पता। और विपत्ति के समय में लेखक का यह कथन तर्कसंगत भी नहीं है। ठीक है, मुसीबत के समय ये कथन तर्कसंगत भी नहीं है, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थिति में किसी की सुधि लेना भी बहुत राहत पहुंचाता है। ठीक है, कि अगर कोई बोले हाँ भैया तुम ठीक हो, कैसे हो, क्या ज़रूरत है, अगर कोई हमारा हालचाल भी पहुंच लेता है तो हम जहाँ कहीं निराश हो चुके हों तो हमारे अंदर भी हिम्मत बढ़ जाती है। परंतु हमें कोई भी कार्य स्व की भावना की अपेक्षा हम की भावना से करना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ, जहाँ एक चीज़ ये है कि उन्होंने सिर्फ अपनी बात करी, वो अगर सबको मिलकर बात करते तो बात सही थी। लेकिन हमें जो लगता है वो लेखक के अंदर ये भावना नहीं थी, क्योंकि लेखक पहले भी बाढ़ पीड़ितों की मदद कर चुके थे। हाँ, बाढ़ में फंस वो जरूर पहली बार रहे थे, लेकिन इससे पहले वो बाढ़ में फंसे हुए बहुत सारे लोगों की मदद वो पहले कर चुके थे। प्रश्न संख्या 6 है, एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी राहत दल की नाव में चढ़ गया। अब जब हमारे लेखक जो है वो बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे थे ना, ये तब की बात हो रही है। नाव लेकर बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे, वहां पर एक लड़का बीमार था, वो बीमार लड़के के साथ एक कुत्ता भी था। अब वो बीमार लड़का जब नाव में चढ़ा तो उसके साथ उसका कुत्ता भी चढ़ गया। सभी लोग भयभीत होकर चिल्लाने लगे, क्योंकि उस गांव में जो और भी लोग बैठे थे वो उस कुत्ते से डर गए और चिल्लाने लगे कि भाई कुत्ते को उतारो, कुत्ते को उतारो। तभी बीमार युवक पानी में उतर गया। वो बीमार था युवक, सबने कहा कुत्ता उतारो, तो वो बीमार युवक ही उतर गया, क्योंकि उन दोनों के अंदर बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि जानवर और इंसान के बीच बहुत अच्छे संबंध होते हैं। और बोला कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी पानी में उतर गया, लड़का उतरा को कुत्ता भी उतर गया। उपर्युक्त पंक्ति से आप किन मूल्यों का निष्कर्ष निकालते हैं? यहाँ पर जो है भावनाओं का बहुत महत्व था। एक कुत्ता अपने स्वामी के लिए स्वामी भक्त था, तो वो व्यक्ति भी अपने कुत्ते से उतना ही प्यार करता था। यहाँ पर वो समान भावना का पता चलता है जो एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को समर्पित करते हैं। प्रश्नोक्त पंक्तियां मानव और पशु के बीच भावनात्मक संबंध को व्यक्त करती हैं। यहाँ पर संबंध किसी स्वार्थ से नहीं था, भावनाओं से जुड़ा हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पाले हुए पशुओं से बहुत प्यार करते हैं। आप देखिए ना, लोगों के यहाँ गाय बैले भैंस जो पलते हैं उनके साथ बहुत अच्छा उनका संबंध रहता है, उसे वे अपने परिवार के सदस्य जैसा ही मानते हैं। दोनों एक दूसरे के दुख सुख का अनुभव करते हैं। वैसे भी कुत्ते की स्वामी भक्ति को कौन नहीं जानता। भाई कुत्ता तो स्वामी भक्ति के लिए ही प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध है कि भाई वो अपने स्वामी का बहुत बड़ा भक्त होता है। वह अपने स्वामी पर अपने प्राणोत्सर्ग कर सकता है, प्राणोत्सर्ग यानी कि प्राणों को भी दे सकता है। उपरोक्त पंक्तियां हमें सिर्फ मानव से नहीं अपितु सभी प्राणियों से प्रेम करने का संदेश देती हैं। तो यहाँ पर ये पंक्तियां दिखाती हैं कि भाई उस बीमार लड़के और उस कुत्ते में बहुत अच्छे भावनात्मक संबंध थे।
ये कैसे कि भाई वो बीमार युवक चढ़ा मदद के लिए, तो कुत्ता भी चढ़ गया क्योंकि उसका मालिक जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो उतरा, ठीक है, जैसे ही वो उतरा उसके साथ कुत्ता भी उतर गया, क्योंकि लोगों ने कहा भाई कुत्ते को उतार दो। उसने कहा कि मालिक ने बोला कि भाई अगर आप कुत्ते को उतारोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकता था, अगर वो व्यक्ति स्वार्थी होता तो कहता ठीक है मैं चलता हूँ, कुत्ते को उतार दो, मेरी जान ज़्यादा नहीं। लेकिन उसको कुत्ते से भी बहुत प्यार था कि लोग कुत्ते को ले जाने को तैयार नहीं, कहते ठीक है भाई कुत्ता नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊँगा। लड़का उतरा, उसने कुत्ते को नहीं बोला कि उतरो, लेकिन कुत्ता अपने आप उतर गया, क्योंकि कुत्ता देख रहा है कि मेरा मालिक नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊँ। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो संबंध था वो बहुत भावनात्मक और गहरा संबंध था। तो हमें पशु के प्रति प्रेम करना चाहिए, क्योंकि इंसान एक बार स्वार्थी हो सकता है, पशु मुसीबत के वक्त कभी स्वार्थी नहीं होगा, वो हमेशा हमारा साथ देगा। प्रश्न संख्या 7 है, गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जलविहार करने निकले थे। उपरोक्त पंक्तियों से आप किन मूल्यों का निष्कर्ष निकालते हैं? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार गांव में बाढ़ आई, तो लोगों के पास अब बाढ़ के लिए लोग तैयार नहीं थे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सामान को बचाने के लिए, राहत सामग्री लेने के लिए उनके पास नाव भी नहीं थी। तो उन लोगों ने क्या किया, केले की जो जड़ होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, तो उसके पत्ते को उन्होंने उसको तोड़ा, तो काफ़ी मोटा होता है, तो वो और गोल भी होता है, कर्व भी होता है, तो उसे आसानी से तैराया जा सकता है पानी के ऊपर। उन लोगों ने उसको एक ऐसा भेला का मतलब होता है छोटी सी नाव के तौर पे उसे यूज़ कर रहे थे। अब वो लोग अपनी किसी तरीके से सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। आप ऐसे समझो कि मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करना और सरवाइव करने के लिए वो इस तरीके की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी बीच उस गांव का जो ज़मींदार था, उसका बेटा, उसके घर नाव थी, तो उसका बेटा जो है वो नाव पर हारमोनियम तबला सितार लेकर गाता बजाता हुआ निकल रहा था। उन लोगों के लिए ये बाढ़ एक मनोरंजन का साधन था, क्योंकि वो लोग सर्व सुविधा संपन्न थे, खाना पीना पैसा सब कुछ उनके पास था, उनको बाढ़ से कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था, ना उनके घरों में पानी घुसा था, ना कुछ था, ना उनके यहाँ खाने पीने की कमी भी नहीं थी, सब ठीक था। तो वो सभी मनोरंजन के तौर पे इस बाढ़ को ले रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा। तो क्या हुआ था, गांव के लोगों ने मारपीट के भाई वो जो क्या कहते हैं नाव होती है वो छीन ली थी और अपने हिसाब से उसको चलाने लगे थे। ये तो बाद में हुआ था। तो उन्होंने पूछा क्या इससे क्या पता चलता? इससे ये पता चलता है कि ज़मींदार चाहता तो वो नाव दूसरों की मदद के लिए गांव में दे सकता था। यहाँ पर जो है एक क्या कहते हैं वर्ग का जो डिफरेंस है वो साफ दिखाई दे रहा था। भाई हम अमीर हैं, संपन्न हैं, तो हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। विपदा के समय एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उपर्युक्त पंक्तियों में जमींदार परिवार की संवेदनहीनता अभिव्यक्त होती है कि किस तरीके से वो लोगों के पास इतनी परेशानी थी, उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन वो मदद नहीं कर रहे थे। दुख की घड़ी में जब अधिकांश लोग दुखी हो, जिंदगी और मौत के बीच खड़े हों, वैसे समय में आमोद प्रमोद सर्वथा अनुचित है। प्रश्नोक्त पंक्तियों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम अगर सक्षम हैं, यानी कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है हमारी ज़रूरतों के अलावा, तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो कम से कम विषम परिस्थितियों में आमोद प्रमोद की अपेक्षा लोगों के अधिक से अधिक काम आए, यानी कि हम हंसे खेलें भोले, उससे अच्छा है कि अगर हम इस कंडीशन में दूसरों की मदद कर सकते हैं तो हमें वो काम करना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, जब सारा पटना पानी में गोते लगा रहा था, उसी समय एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोलियां किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे उठाने के लिए निकली। उपरोक्त पंक्तियों में किस मूल्य की अवहेलना हुई है, उसका क्या परिणाम हुआ है, अपना विचार व्यक्त करें। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि जमींदार के बच्चे जो हैं तबला हारमोनियम लेकर निकल चले, वैसे ही जब पटना पानी में डूबा हुआ था उस समय कुछ लोग मज़ा करने के लिए नाव लिए, नाव में म्यूज़िक सिस्टम लगाया, केतली में चाय बन रही है, आराम से मैगज़ीन पढ़ी जा रही है, गाने तालियां हो रही, तो कुछ लड़के लड़कियां ऐसे निकल चले थे।
अब ऐसे लोगों को देखते हुए आसपास के लोगों ने खूब फफ्तियां कसनी करी, सीटी बजाना शुरू करा। तो एक तरीके से ये गलत था। आप के लिए वो एंजॉयमेंट का मोमेंट था, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो मुसीबत की घड़ी थी। तो इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। देखिए क्या है, उपरोक्त तो पंक्तियों में मानवीय संवेदना और महत्वपूर्ण मूल का हास होता है। मानवीय, जैसे मैंने बताया कि भाई बहुत सारे लोगों के लिए वो विकट परिस्थिति थी। लोगों के पास, अब जैसे कुछ लोगों में छतें होती चले जाते, कुछ लोग छतें मजबूत हैं तो भाई ऊपर जाके रह लिए, पानी नीचे भर गया। लेकिन जिनके छप्पर हैं, जो वो ऊपर जाके नहीं रह सकते, कच्चे मकान हैं, तो वो बेचारे तो पानी में रहने के लिए मजबूर हैं। आप इस तरीके से अगर एंजॉय करोगे तो एक तरीके से आप उनकी परिस्थिति का मजाक उड़ा रहे हो, ये गलत होता है। मेरे विचार से ऐसे लोग जो किसी की सहायता नहीं कर सकते, वो कम से कम अपने घर में शांति से बैठकर पीड़ित लोगों के प्रति हमदर्दी तो जता सकते हैं। अगर आप मदद नहीं कर सकते मत करिए, लेकिन उनकी मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए। चुपचाप रहिए, घर में रहिए, आप शांति से रहिए। ऐसी परिस्थिति में सक्षम लोगों को आगे बढ़ के पीड़ितों की अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए। और अगर हम सक्षम हैं, हम मदद कर सकते हैं, तो उसी नाव में आप राहत सामग्री लेकर लोगों के पास बांट सकते थे। जिसमें आप चाय बना रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम चला रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, उसी में आप थोड़ी राहत सामग्री भर लेते, तो जिनको सामान की जरूरत थी आप उनको वो सामान बांटते। तो ये गलत था, है ना। सहायता करनी चाहिए, ना कि आमोद प्रमोद। किसी के कष्ट के समय किसी भी स्तर पर खुशी मनाना मानवीय भावनाओं के विपरीत होता है। जब बहुत सारे लोग परेशान हों तो उनके सामने इस तरीके से जश्न मनाना बहुत गलत है। मेरे अनुसार मेरे कार्यों पर अवश्य ऐसे रोक लगनी चाहिए। अगर ऐसे कोई भी कार्य कर रहा है तो उस पर रोक लगना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई देखिए क्या होगा ना, बेचारा व्यक्ति वो तो मुसीबत में पड़ा हुआ है, अब उसको आप लोग मजाक उड़ा रहे हो, तो ये गलत है कि नहीं गलत है। प्रश्न संख्या 9 है, बाढ़ के पानी में नाव पर घूम रही युवक युवतियों पर छत पर खड़े बाढ़ पीड़ित लड़कों द्वारा किलकारियां, सीटियां मारना तथा फफ्तियां कसना कितना उचित था। क्या आप इस कृत्य से सहमत हैं? अब वही नाव जिसमें आप म्यूजिक सिस्टम चल रहा था, लड़के लड़कियां बैठे आराम से छत पर खड़े सब जो है एंजॉय करते हुए उस बाढ़ में जा रहे थे, तो आसपास के घरों से लोगों ने, लड़कों ने सीटियां मारना, तरह तरह की बातें कहना जो कहा करा किया, तो आपके हिसाब से क्या वो एकदम सही था? क्या ऐसा होना चाहिए था? तो एक तरीके से वो जो लोग नाव में निकले वो उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे थे और दूसरी तरफ लोग परेशान थे। तो ये क्या है, नहीं, मैं बाढ़ पीड़ित युवकों के इस कृत्य से सहमत नहीं हूँ। कुछ भी हो, इस तरीके से किसी के ऊपर फफ्तियां कसना, सीटियां बजाना किसी भी परिस्थिति में अच्छा नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना मनुष्य का कर्तव्य है, ठीक है। धन और ऐश्वर्य के नशे में वे युवक युवतियां गरीब पीड़ितों की चिंता से मुक्त हो आमरो प्रमोद करने निकल पड़े थे। उन्हें देखिए, बहुत सारे ऐसी कंडीशन होती है ना, जो लोग शुरू से संबद्धता में पले बड़े हैं, यानी कि उन्होंने शुरू से देखा है कि भाई हमारे यहाँ पैसा है, खाद्यान्न है, सब कुछ है, हमें कभी किसी चीज़ को पाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, तो उन्हें गरीबी का अंदाज़ा नहीं होता। एक चीज़ तो आप ये समझो कि भाई किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना क्या होता है, ये उन लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो हर एक चीज़ आसानी से थाली में सजा कर मिल रही है। अब गरीब लोगों को पता होता है कि हमें हर एक चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो लोग इस स्ट्रगल से माफी के, तो उन्हें ये नहीं पता है कि दूसरों को क्या तकलीफ हो रही। उन्हें तो लग रहा है अरे मैं हमेशा जैसे एंजॉय करता आया, मैं इस सिचुएशन में भी एंजॉय करूंगा, है कि नहीं। तो वो उनको अंदाजा भी नहीं है। तो एक दिन परंतु बाढ़ पीड़ित लड़कों ने किलकारियां, सीटियां मारकर तथा फफ्तियां कसकर भी कोई उचित कार्य का प्रदर्शन नहीं किया। अगर वो लोग गलत कर रहे थे तो बाढ़ पीड़ित लड़कों द्वारा जो काम किया गया वो भी अपनी जगह गलत था। भारतीय संस्कृति हमें ये आज़ादी नहीं देती कि हम किसी का सरेआम मजाक उड़ाएं। ये हमारी संस्कृति की जड़ में है। आप खड़े हो जाइए, आप दूसरों का मजाक उड़ाइए, ऐसा नहीं होता। अतः मैं उनके इस कृत्य से सहमत नहीं। तो उन्होंने जो चीज़ करी वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो है वो गलत थी, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। प्रश्न संख्या 10 है, काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता।
अब यहाँ पर क्या था कि कवि कह रहे हैं कि भाई बाढ़ की जो स्थितियाँ बन रही थी, इस स्थिति में अगर मेरे पास एक कैमरा होता, टेप रिकॉर्डर होता, तो मैं ये सारी, जैसे कैमरा होता तो इन सारी स्थितियों का मैं वीडियो बना लेता, अगर टेप रिकॉर्डर होता तो हम क्या करते, कमेंट्री करते हुए इन सारी चीज़ों की एक रिकॉर्डिंग कर लेते, है ना। अच्छा है कुछ नहीं है, कलम थी वह भी चोरी चली गई, अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। उपर्युक्त पंक्तियों में लेखक ने किस भावना से कुछ भी नहीं होने को अच्छा कहा है। अब देखिए, थोड़ा इस क्वेश्चन पे हम बाद में चलते हैं, हम अभी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में चलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए त्योहार हैं या हम कहीं घूमने गए हैं, इवन आजकल तो सब लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाएंगे, बाइक पे सवारी कर रहे हैं, सब जगह हम लोग फोटो खींचने और रील बनाने में लग जाते हैं, ठीक है। आप ये सोचो, जब हम किसी भी चीज़ की फोटो खींच रहे हैं, रील बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लाइव उस चीज़ का अनुभव नहीं कर पाते। एक्चुअल मेरी अगर आप मानो, मैं फोटो वोटो खींचने में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती, जो मोमेंट है उसे जीने में मैं ज़्यादा यकीन करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फ़ोटो खींचना मुझे कहीं ना कहीं बहुत बोरिंग काम लगता है। रील बनाने की बात तो बहुत छोड़ दो दूर की, कि अगर हम कहीं घूमने भी गए हैं तो मैं उस मोमेंट को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो आजकल आप लोग इस चीज़ को गौर करना कि आप कहीं घूमने गए हो, बहुत अच्छा दृश्य है, झरना है, वो सारी, आप वहाँ पर हर जगह फ़ोटो खींच रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन आपने कुछ समय भी खुद रुक कर उस मोमेंट को एंजॉय किया, उसे अपने अंदर बसाने की कोशिश करी? नहीं। ये होता है लाइव एक्सपीरियंस, यानी कि आप उसका सीधा अनुभव नहीं कर पाते हैं। आप उन्हें फोटो के जरिए दोबारा याद करने के चक्कर में आप उस जगह जो गए थे, जो आपके साथ वहाँ घट रहा था, जो कुछ आप कर रहे थे, उसका लाइव एक्सपीरियंस आप नहीं कर पाए। लेखक भी सेम इसी बात की बात कर रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं उस सिचुएशन को कैद करने के चक्कर में उस टेक्निक्स में उलझ जाता, वो उस चीज़ का मैं सही से अनुभव नहीं कर पाता। टेप रिकॉर्डर होता तो रिकॉर्ड करने में लग जाता, कलम होती तो उसको मैं देख देख के लिखने में लग जाता। तो अच्छा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उसका सीधा अनुभव नहीं कर पाता। वो बाढ़, वैसे तो मैं बाढ़ के क्षेत्र में बहुत बार गया, लेकिन बाढ़ का जो एक सीधा अनुभव होता है मैं वो नहीं कर पाता। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अच्छा है मेरे पास कोई कैमरा नहीं है। बाढ़ के प्रकोप से लेखक व्यथित था, वो पूरी तरह समर्पित होकर पीड़ितों की सहायता करना चाहता था। लेखक के पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर, पेन इत्यादि होते हुए भी शायद लेखक लोगों की कठिनाइयों को समझने के बजाय उन पर फिल्म बनाता या कहानी लिखता। देखिए, अब यही चीज़ मैंने आपको समझाई ना, कि हम उस समय लाइव मोमेंट्स को कैप्चर करने के चक्कर में उस मोमेंट को जीना भूल जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये बाढ़ वाली सिचुएशन है, आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, कहीं पर लड़ाई हो रही है, एक जानवर दूसरे आदमी को मार रहा है, पीट रहा है, काट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, या क्या कहते हैं कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो लोग उसकी फोटो खींचने लगेंगे, रील बनाने लगते हैं बनिस्बत उसकी मदद करने के। यही होता है कि नहीं होता? आजकल के समय में हम सभी के हाथ में कैमरा है, हम लोग सब लोग ये करने लगे कि भाई यार इस मूवमेंट को कैप्चर कर लो, वीडियो बना लो, बनिस्बत इस पर कि हम निकल के उस व्यक्ति की मदद करें, हम वो काम नहीं करते, है ना। वही चीज़ लेखक ने कही कि अगर मेरे पास ये कैमरा या कुछ होता तो मैं उन सारी चीज़ों को लिखने, रिकॉर्ड करने में लग जाता, मैं वहाँ के लोगों की मदद नहीं कर पाता। पीड़ितों की हृदय विदारक चीखों को रिकॉर्ड करता, परंतु इस कृत्य से बाढ़ पीड़ितों को क्या सहायता होती? लोगों को कोई मदद तो मिलती नहीं, हम खाली उनको कैप्चर कर पाते, है ना। अतः मेरे अनुसार लेखक का प्रश्नोक्त कथन सेवा भाव से ओतप्रोत था। क्या था? सेवा भाव से ओतप्रोत था। वह मात्र तमाशबीन बनकर सब कुछ तबाह होते नहीं देखना चाहता था। सब कुछ जो चीज़ घटित हो रही थी वो उसको इस तरीके से नहीं देखना चाहता था। वह बचपन से बाढ़ पीड़ितों की सहायता करता आया था, अतः उसका मन लोगों की सेवा करने के लिए बेचैन था। वो क्या चाहते थे कि नहीं, हम हर कंडीशन में लोगों की मदद करें, इस तरीके से उनकी इन परिस्थितियों का मजाक ना उड़ाएं। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, इस जल प्रलय में पाठ का क्या संदेश है? इस पूरे पाठ को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई कि लेखक ने बाढ़ के अलग अलग परिस्थितियों का वर्णन हमें किया। जब लेखक खुद फंसे तब भी बताया, जब वो दूसरों की सेवा करने गए तब भी बताया, सारी चीजें उन्होंने बताई। तो यहाँ पर हर जगह वो दूसरों की सेवा करने के भाव से ही रहे।
ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब हम एक दूसरे से की दर्द और तकलीफ़ों को समझते हैं तभी हम सेवा कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप मनुष्य हैं, एक मनुष्य होते हुए सिर्फ मनुष्य की ही नहीं सभी प्राणियों की तकलीफ समझना आपका काम है, उनकी मदद करना आपका काम है। परिस्थितियाँ विकट हैं तो हम ही लोग एक दूसरे का सहारा होते हैं। इस जल प्रलय में पाठ का संदेश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को पारस्परिक सहयोग की भावना रहना चाहिए, यानी कि एक दूसरे की मदद करने की भावना रहनी चाहिए। खुद समस्याओं से उबरने के साथ साथ दूसरों को भी समस्या से उबारने का प्रयास करना चाहिए। भाई हमारे पास अगर कोई समस्या आई है तो उनसे तो हम निकलने का प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी निकालने का प्रयास करो, है कि नहीं। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए। हम मनुष्य हैं तो हम सिर्फ क्या मनुष्यों से ही प्रेम करेंगे, नहीं। तो यहाँ पर वो जो बीमार लड़के और कुत्ते वाला जो इंसिडेंट हुआ ना, वो भी हमें ये चीज़ बता रहा है कि भाई जीव जंतुओं से भी हमें उतना ही प्रेम करना चाहिए। इस जल प्रलय पाठ का उद्देश्य क्या है? आपको उद्देश्य ये बताना है कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत ही विकट परिस्थितियां आती हैं जिनके लिए हमको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमारे सामने अगर कोई विपत्ति आ रही है तो हम उसकी किस तरीके से प्रिपरेशन करें। देखिए क्या है, इस जल प्रलय में पाठ का उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक आपदाओं में से सजग करना है। प्राकृतिक आपदाओं के आने के कारण का पता भी लगाना है कि भाई ये प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं, इनके आने के समय हमें क्या क्या करना है, हमें कैसे तैयार रहना है, किन भी चीज़ों का हमें इंतज़ाम करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पाठ का उद्देश्य वही सारी चीज़ों को बताना और करना है। प्रश्न संख्या 13 है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक को बाढ़ से घिरने पर पहली बार अनुभव कहाँ और कब हुआ था। अब लेखक वैसे तो बाढ़ पीड़ितों की कई बार मदद करने गए, सब कुछ गए, लेकिन खुद कब बाढ़ से गिरे, ये कब और कहाँ हुआ। तो देखिए क्या है, इस जल प्रलय पाठ में लेखक को बाढ़ से घिरने का पहली बार अनुभव पटना में सन 1967 यानी कि 1967 में ईस्वी में ये हुआ था, क्योंकि उस समय वहां 18 घंटे लगातार वर्षा हुई थी। तो हमारे लेखक फडीश्वर नाथ रेणु पटना में रहते थे, ठीक है। पटना में 1967 में 18 घंटे लगातार वर्षा के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया, ठीक है। पटना गंगा नदी के किनारे है तो उसकी वजह से वहाँ पर जो नदी थी उसका जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से पटना शहर में पानी भरने लगा। तो ये उनका पहला अनुभव था खुद बाढ़ में घिरने का, क्योंकि इससे पहले वो घिरे हुए क्षेत्रों में जा चुके थे लेकिन खुद जहाँ रहते हैं वहाँ कभी बाढ़ नहीं आई थी। ये उनका पहला अनुभव था। प्रश्न संख्या 14 है, इस जल प्रलय पाठ में लेखक का गांव किस क्षेत्र में था। अब आपको बताना है कौन लेखक का गांव किस क्षेत्र में था। देखिए क्या है, इस जल प्रलय पाठ में लेखक का गांव बिहार राज्य के ऐसे क्षेत्र में था जहां प्रतिवर्ष पश्चिम पूर्व दक्षिण की कोसी, महानंदा, गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह सावन भादों में आकर शरण लेते थे। अब देखिए क्या है ना, गंगा जो बिहार है उसमें कोसी है, पुनपुन है, महानंदा है, गंगा है, कई नदियां बहती हैं। अब ये नदियों में हर साल बाढ़ भी आती है जब पानी बरसता है, क्योंकि नदी, एक चीज याद रखिए कि अगर ये नदी बिहार से गुजर रही है तो बिहार में हुई बारिश का असर सिर्फ नदी पर नहीं पड़ेगा, वो नदी जिन भी राज्यों से आ रही है तो उन क्षेत्रों का भी पानी अपने साथ ले। मान लीजिए कि बिहार में पानी नहीं बरसा, लेकिन ये नदी जो अगर उत्तर प्रदेश, जैसे गंगा नदी है उत्तर प्रदेश से भी आ रही है, तो उत्तर प्रदेश में अगर पानी बहुत ज़्यादा बरसा या उत्तराखंड में बरसा तो उन जगह से जहाँ से भी आ रही है पानी, बारिश अगर ज़्यादा हुई तो उन सभी के साथ इन नदियों में पानी ज़्यादा आएगा। फिर जैसे जैसे वो लो लाइन एरियाज़ में जाता जाएगा और वहाँ बाढ़ आती जाएगी। मान लीजिए यूपी में बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उसका पानी गंगा नदी में जाएगा, तो वो नदी बहकर कहाँ जा रही है, बिहार में जा रही है, तो वो बिहार में भी बाढ़ ला सकती है। ठीक है, सिंपल ऐसे समझिए। तो इस तरीके से होता है। तो ये सभी एरिया पे जो लोला एरिया में लोग रहते हैं। अब इतनी नदियां हैं, जैसे मैंने 4 का नाम तो आपको गिना ही दिया, गंगा है, कोसी है, पुनपुन है, महानंदा है,
तो इन सभी नदियों में जब बाढ़ आती है तो इनके आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो आकर, जहां हमारे लेखक रहते हैं बिहार राज्य में, वहां पर आकर बसते थे। तो वो अक्सर ये देखते थे कि भाई लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही बहुत द्रवित हो चुके थे कि भाई इस तरीके से लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 15 है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशभूत होकर ऐसा कार्य किया? अब भाई लड़का बीमार था और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में था, जहां बाढ़ में का पानी था। अब जब लोग नाव से उसकी मदद करने के लिए आए तो लड़का भाई बीमार था, तो लोगों ने उसके तहत, अब चूंकि राहत करने आए थे, लड़के को चढ़ा लिया। लड़के का एक कुत्ता था, लड़का चढ़ा तो साथ में कुत्ता भी चढ़ गया। भाई जहां जहां मालिक जाएगा कुत्ता भी वहां जाएगा, सीधी सी बात है, चढ़ गया। लेकिन उस कुत्ते के चढ़ते ही जो गांव नाव में बैठे हुए लोग थे वो सभी चिल्लाने लगे कि भाई कुत्ते को उतारो उतारो उतारो। तो भाई क्या हुआ कि लड़के ने कहा कि भाई अगर आप कुत्ते को उतारते हो तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लड़का उतर गया, ठीक है, लड़का उतर गया कि भाई मैंने, अब उस लड़के ने कुत्ते से कुछ नहीं बोला कि चलो चलें। जैसे ही उसका मालिक नाव से उतरा वो कुत्ता भी उतर गया, क्योंकि कुत्ता तो आसपास ये भी देख रहा था पानी है। वो अगर कुत्ता स्वार्थी होता तो वो नाव से ना उतरता, पर ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ एक दूसरे के प्रति जो भावना है वो एक बंधन, एक अटूट बंधन है, अमूक बंधन है, भावनाओं से बंधा हुआ बंधन है। तो देखिए क्या है, नौजवान और कुत्ते में अपनापन तथा भावनात्मक संबंध था। वह नौजवान स्वयं के साथ साथ उस कुत्ते को भी बचाना चाहता था, क्या ना, वो खुद को भी बचाना चाहता था, कुत्ते को भी। ऐसा नहीं था कि भाई खुद बच के चला जाए और कुत्ते को छोड़ जाए, ऐसा भी नहीं था। नाव पर कुत्ते के कारण स्थिति असहज होने पर वह बीमार नौजवान भी पानी में उतर गया। कुत्ता चढ़ा तो असहज, असहज का मतलब है कि उस नाव पर बैठे सभी लोगों ने कुत्ते के आने पर आपत्ति दिखाई। कुत्ता भी कम नहीं था, वह भी अपने मालिक के साथ नीचे पानी में उतर गया। जब कुत्ते को लगा कि भाई मेरे मालिक को नहीं लेके जा रहे हो तो मैं भी उतर जाता हूं, वो उतर गया। कुत्ता स्वभाव से ही स्वामी भक्त होता है। उसने उसका प्रमाण उस जल प्लावित खतरनाक क्षेत्र में भी दिया। उसने ये बताया कि नहीं, मैं अपने स्वामी को बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत मान सम्मान देता हूँ। माना कि इस समय विपत्ति का क्षेत्र है, अगर मेरा मालिक विपत्ति में रहेगा तो मैं भी वहीं में रहूंगा। तो उस समय भी उसने अपने मालिक के साथ रहकर इस चीज का पूरा स्वामी भक्त होने का पूरा परिचय दिया। प्रश्न संख्या 16 है, अच्छा है कुछ नहीं है, कलम थी वह भी चोरी गई, अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा? उनके अंदर बड़ी इच्छा थी कि भाई मैं ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके या लिख के रख सकता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अच्छा है मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। तो देखिए क्या है, क्योंकि लेखक तत्कालीन परिस्थितियों से बहुत आहत था, यानी कि जो कुछ हो रहा था वो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विचलित कर रहा था। क्योंकि देखिए लेखक ने अपनी ज़रूरत का सारा सामान इकट्ठा कर लिया था, उसका घर सिक्योर था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद वो दूसरों की परेशानियों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो बचपन से ये ऐसी स्थितियों में लोगों की मदद करते आए थे। आज वो खुद इन परिस्थितियों में फंसे थे, है ना। पूरी तरह समर्पित होकर लोगों की सहायता करना चाहता था। लेखक क्या था, वो पूरी तरीके से समर्पित होना चाहता था कि मैं लोग, अब कहीं ना कहीं अगर ये मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, कलम, कागज होता तो वो उस सेवा की भावना से डिस्ट्रैक्ट होते। वो कहते अरे मैं लिख लेता हूँ, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें होती। तो एक पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से जो सेवा होती है वो नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस सारे मूवमेंट को कैप्चर करने में लग जाते। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, पेन अगर होते तो लेखक शायद लोगों की कठिनाइयों को समझने की बजाय उन पर फिल्म बनाना, उनकी हृदय विदारक चीखें रिकॉर्ड करता या फिर अपनी लेखनी में व्यस्त हो जाता। इससे न बाढ़ पीड़ितों को राहत मिलती और न लेखक को चैन। यानी कि अब ये जो ये सारे काम करते, इससे दूसरे को मदद नहीं मिलती। अब चूंकि लेखक का मन क्या था, वो दूसरों की सहायता करता रहता था, तो उसे खुद को भी इस चीज़ के लिए सुकून ना मिलता। उसने ऐसा सोचा कि अच्छा है कुछ नहीं है मेरे पास। उन्होंने कहा कि अच्छा है कुछ नहीं होता तो मैं सारे काम में लगता और शायद खुद भी को मैं और ज़्यादा बेचैन करता।
प्रश्न संख्या 17 है, मुसहरी में राहत सामग्री बांटने गया लेखक राहत सामग्री बांटना क्यों भूल गया? इन लोगों के कार्य व्यवहार से आपको किन जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है? अब मुसहरी जो एक लो लाइन एरिया था, वहां पर बाढ़ आ गई थी, सभी पानी में फंसे हुए थे, टापूनुमा क्षेत्र था वहां पर सब। जब लेखक सोचे कि भाई उस जगह लोग फंसे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, राहत सामग्री बांटनी चाहिए, तो वो उस जगह पर पहुंचे। मगर उन्होंने वहां तो देखा भाई लोग वहाँ चूहे पका पका के खा रहे हैं, चिड़ियों चूहों खरगोश इन सारे को पका पका के खाकर अपना एंजॉय कर रहे हैं, बलवाही डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो मतलब वो उन मुसीबत के समय भी अपने आप को पूरी तरीके से सशक्त बनाकर अपने समय को, जो चीज़ें उपलब्ध थी उन्हीं चीज़ों को खा पी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे और एक रिलैक्स था। तो यहाँ पर ये चीज़ सीधे से पता चलती है कि मुसीबत सभी लोगों के ऊपर आती है, ठीक है, लेकिन उस मुसीबतों को आप झेलते किस तरीके से, आप किस तरीके से उनका निवारण। कुछ लोग होते हैं मुसीबत आने पर घबरा गए, परेशान हो गए, उन्हें अब जब आप परेशान होगे, घबराओगे, तो आपको उस मुसीबत से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप उस सिचुएशन से अच्छे से निकल पाओ, बाहर सारी चीज़ें कर पाओ, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को सजग रखिए, सुदृढ़ रखिए। तो ये मसहरी के लोग ने ये चीज़ प्रमाणित करी कि उनके पास जितने भी संसाधन उपलब्ध थे, उन्होंने उसी के हिसाब से अपना कार्य करना शुरू किया और उसी तरीके से अब उस परिस्थिति से वो लड़ भी रहे थे, बाढ़ की परिस्थिति से वो इसी दम पर लड़ भी रहे थे। चलिए देखें, लेखक और उसके साथ ही परमान नदी की बाढ़ में डूबे मुसहरों की बस्ती में राहत बांटने गए कि भाई बाढ़ आई हुई है, कुछ सामग्री बांटी जाए। बाढ़ में फंसे ये लोग मछली और चूहों को झुलसाकर खाते हुए किसी तरह दिन बिता रहे थे। वहां पहुंचकर लेखक ने देखा कि वहां तो बलवाही नाच हो रहा है। यहाँ धानी का अभिनय करता नटुआ और दूसरे व्यक्ति ने अपने अभिनय से ऐसा दृश्य बना रखा है कि जिसे देखकर कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड खिलखिलाकर हंस रहे हैं। यानी कि वहां पर इस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है कि जो लोग विपत्ति में भी हैं, वो भी अपनी विपत्तियों को भूलकर वो सारी चीजें देख रहे थे। खिलखिलाकर देखकर लेखक राहत सामग्री बांटना भूल गया। जब उन्होंने देखा कि जो लोग परेशान हैं वो खुद उस सिचुएशन में भी खुश हो रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो राहत सामग्री बांटने आया था वो भूल गया। मुसहरों के कार्य व्यवहार से हमें दुख को धैर्यपूर्वक सह लेने, यानी कि हमारे पास तकलीफ आती है, जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग को तकलीफ आती है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग उसे बहुत पेशेंसली मतलब उसका निवारण निकालने की कोशिश करते हैं, उस सिचुएशन में भी सही तरीके से रिएक्ट करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में खुश रहने, एक दूसरे का दुख बांटने तथा दुख का साहस पूर्वक सामना करते हुए उसे जीत लेने जैसे जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। कि किस तरीके से भाई ये परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं, बहुत विपरीत होती हैं। हमेशा जो तकलीफ आएगी, जो दुख आता है, हम उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, इसलिए अक्सर अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते। और प्रिपेयर ना कर पाने की कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब वो परेशानी हमारे सामने आती है तो हम बहुत विचलित और परेशान हो जाते हैं, हम मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं, भगवान की शिकायत करने लगते हैं। लेकिन ये सोचिए कि दुख आया है, वो दुख आपको, वो परिस्थितियां आपके पास सिर्फ इसलिए आई हैं कि वो आपको और ज़्यादा मजबूत कर सके, आपको हिम्मत दे सके, ठीक है ना, इसीलिए ये परिस्थितियां आती हैं। तो हमेशा अपने आप को मजबूत करिए, स्ट्रॉन्ग करिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रश्न संख्या 18 है, नौजवान व कुत्ते के व्यवहार को देखकर आपको किन जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है? इस जल प्रलय पाठ के आधार पर बताइए। नौजवान और कुत्ता कहने को भाई एक जानवर और एक मनुष्य, लेकिन उन दोनों में जो संबंध है वो ये है कि विपत्ति के समय हमें कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपनों का बात कर लीजिए या दूसरों का बात कर लीजिए, यहाँ पर तो ये सीधे सीधे जानवर को और कुत्ते में, उनके अंदर तो अपनत्व है, भावनात्मक रिश्ता है। ऐसे तो खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक जानवर और मालिक का रिश्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे से हैं, बंधे हुए हैं। तो यहाँ जो है, विपत्ति के समय अपने साथ साथ औरों का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है।
लेखक और उसके साथी महानंदा से घिरी बाढ़ में लोगों को राहत सामग्री बांटने गए थे। नाव पर एक डॉक्टर साहब भी थे, जो नाव उनको राहत सामग्री बांटने उस पर एक डॉक्टर भी थे। एक बीमार नौजवान कैंप में जाने के लिए जब नाव पर चढ़ने लगा तो उसके साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर जब कुत्ते को उतारने के लिए कहने लगे कि भाई ठीक है, आप आए तो ठीक है, आप बीमार हो, लेकिन कुत्ते को उतार दो, तो नौजवान नाव से कूद गया। उसने सीधे ही कहा कि भाई जब कुत्ता हमारा नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जा सकता, जबकि वो लड़का बीमार था। चाहता तो चला जाता, कुत्ते को उतार देता, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसने कहा भाई कुत्ते को नहीं ले जा सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगा। यह देखकर उसका कुत्ता भी नाव से कूद गया। अब जैसे ही लड़का नाव से उतरा तो जो कुत्ता नाव में बैठा हुआ था वो भी अपने मालिक के पीछे पीछे उतर गया, जबकि कुत्ता भी ये देख रहा था कि वो जहां हम बाहर जा रहे हैं वहां विपत्ति है। इस व्यवहार से हमें जीव जंतुओं से प्रेम करने, उनके साथ मजबूत भावनात्मक संबंध रखने, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने तथा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने जैसे जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। हमेशा जानवर हो, इंसान हो, सामने वालों के साथ हमेशा वो व्यवहार करिए जिस व्यवहार को आप एक्सेप्ट करते हैं। आप ये चाहते हैं कि दूसरे लोग मेरे साथ जैसा व्यवहार करें, हमेशा उनके साथ वैसा व्यवहार करिए, क्योंकि याद रखिए हम जैसा करेंगे हमको वैसा ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए कुत्ते के साथ क्या हुआ, जब देखा कि भाई राहत सामग्री आई है तो आदमी अंदर, लड़का अंदर गया तो कुत्ता भी अंदर गया। आदमी ने उस कुत्ते को नहीं रोका क्योंकि वो उसके साथ बंधा हुआ था। मतलब बंधा हुआ का मतलब क्या है, इमोशनली बाउंड थे उन दोनों में। लेकिन जब सबने कहा कि भाई कुत्ते को उतार दो तो नौजवान इस चीज़ के लिए राजी नहीं हुआ। वो खुद जैसे ही नाव से उतरा वो कुत्ता भी उतर गया, क्योंकि उन दोनों के बंधन ने उन्हें हमेशा साथ रखने की प्रेरणा दी। उस क्या कहते हैं, उस जो लड़का है उसने अपने जानवर को यानी कि अपने कुत्ते को हमेशा अपने साथ रखा, अपना जैसा समझा, अपने मतलब मतलब अपने बराबर समझा, उसे जानवर नहीं समझा। उसके अंदर भी जीव है, उसके साथ भी फीलिंग्स होती हैं, उसको भी कष्ट होता है, उसको भी खुशी होती है। ये चीज़ उस नौजवान ने समझी और उसके साथ हमेशा वैसा व्यवहार किया, इसीलिए उन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन पाया। प्रश्न संख्या 19 है, गुरुजी ने लेखक को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में दीप जैसे बालूचर पर जाने से क्यों रोका। अब देखिए क्या हुआ कि नाव से ये लोग जा रहे थे तो एक बीच में एक छोटा सा द्वीप टाइप का था जहां बालू थी। तो ये हुआ कि लेखक ने देखा तो लेखक भी नीचे से मतलब गीले वीले हो चुके थे, जूते होते गीले थे। उन्होंने कहा कि चलो थोड़ी देर सूखे स्थान पे जाते हैं, वहां पे जाके अपने आप को सुखा लेंगे, फिर नाव में चले आएंगे। तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने मना किया कि नहीं, आप मत जाइए, क्योंकि देखिए सब जगह पानी भरा है तो जितने भी जैसे सांप हैं, बिच्छू हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, वो सब ही उस सूखी जगह पर आएंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि आपके जाने से पहले वो सब उस सूखी जगह पर आ चुके होंगे। अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। लेखक ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में गुरुजू के साथ नाव में जाते हुए दूर एक द्वीप जैसा बालूचर देखा। ठीक है, छोटा सा उठा हुआ जगह देखिए। लेखक ने वहां जाकर कुछ कदम चहलकदमी करना चाहता था, परंतु गिरिजी ने कहा कि जाने के लिए ने उसे वहां जाने के लिए रोका कि नहीं, तुम वहां मत जाओ, क्योंकि ऐसी जगहों पर चींटे, चींटी, सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार आदि जानवर पनाह लेने के लिए पहले ही पहुंच चुके होंगे। क्योंकि जब चारों तरफ पानी भरा है तो जैसे हम लोग को सूखी जगह चाहिए होती है, इन जानवरों, कीट मकोड़ों सबको भी सूखी जगह चाहिए होती है। तो हम लोग ये जरा सी जगह सूखी देकर अगर वहाँ पे जाएं तो ये जान लीजिए कि हम बाद में पहुँचे हैं। हमारे आसपास ये जितना भी जंगल एरिया है, जगह है, इन सब में ज़मीन के अंदर या ऊपर रहने वाले सभी जानवर, कीट मकोड़े वहाँ पर पहले पहुँच चुके होते। तो ये सावधानियाँ भी हमें रखनी पड़ती है जब खास तौर से बाढ़ आती है। प्रश्न संख्या 20 है, पान की दुकान पर एकत्रित लोग बाढ़ के संबंध में तरह तरह की बातें कर रहे थे, पर लेखक ने वहां से हट जाने में ही अपनी भलाई क्यों समझी। अब क्या था कि भाई लेखक और उनके मित्र भी निकले थे बाढ़ का राव चाव लेने के लिए।
अब सभी दुकानें बंद थी, एक तरीके से सभी प्रिपेयर हो रहे थे अपने आप को बाढ़ से बचाने के लिए, लेकिन एक पान की दुकान खुली थी और उस पान की दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सभी एकत्र होकर बाढ़ से संबंधित बातें ही कर रहे थे। लेखक भी वहाँ पहुँचे, लेकिन फिर जल्द ही वो वहाँ से हट गए। अब इस हटने का क्या कारण था? शहर में बाढ़ का पानी घुसने की आशंका से पान वाले की दुकान पर लोग एकत्र हो गए, क्योंकि देखिए पान वाली दुकान एक ऐसी थी कि सभी कुछ लोग वहां पर आए थे रावचा लेने के लिए, कुछ लोग बाढ़ की स्थिति जान के वहां पे आए थे पान खाने। तो इस तरीके से एक दूसरे से बाढ़ की पूरी परिस्थितियों के बारे में लोगों को पता चल रहा था और तरह तरह की बातें करने लगे। लोग आम दिनों की तरह ही हंस बोल रहे थे, मतलब बाढ़ आ रही है लेकिन सब एकदम नॉर्मल थे, हंस बोल रहे थे। पर लेखक और उसका मित्र बाढ़ की अनहोनी से आतंकित थे, क्योंकि लेखक भले ही बाढ़ पीड़ितों की मदद कई बार कर चुका हो, लेकिन वो बाढ़ की त्रासदी को झेल पहली बार रहा था। तो कहीं ना कहीं वो डरे हुए भी थे और इस डर में उनके मित्र भी कहीं ना कहीं उनके साथ थे। लेकिन इसके विपरीत पान वाले की दुकान पर जितने लोग एकत्र थे वो सभी हंस बोल रहे थे। वे चाहकर भी प्रसन्न नहीं दिख रहे थे। वो चाहते कि भाई चलो मैं, जैसे ये लोग सब लोग हंस बोल रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा प्रसन्न हो जाऊं, मगर वो उतना प्रसन्न नहीं हो पा रहे थे। लोगों के बीच इन दोनों की सूरतें ही मुहर्रमी लग रही थी। मुहर्रम का मतलब जानते हैं ना, क्या कहते हैं, इस्लाम धर्म में मुहर्रम के जो 10 दिन होते हैं वो बहुत मातम के दिन होते हैं। वहाँ हंसना, किसी तरह का संगीत, ये सारी चीज़ों की मनाही होती है, क्योंकि उन दिनों उनके क्या कहते हैं जो पैगंबर रहे उनके परिवार वालों को शहादत प्राप्त हुई थी। इस वजह से ये दिन बहुत शोक के मनाए जाते हैं। तो उसी तरह मतलब बड़े मुहर्रमी थे का मतलब सीधे सीधे कि उनके चेहरे बड़े उदासी वाले लग रहे थे इतने सारे लोगों के बीच में। इनकी बुजदिली पर लोग उपहास ना उड़ाएं, इसलिए दोनों ने वहां से हट जाने में अपनी भलाई समझी। तो अगर इतने लटके हुए उदास हुए चेहरे अगर वहां पर सब लोग देखते तो सब लोग हंसने लगते कि अरे ये तो बड़े डरपोक है, बड़े बुजदिल है, बाढ़ से डर रहे हैं। तो उनको लगा कि भैया हम लोग यहाँ से हट लेते हैं, इससे पहले कि भी हमारे डर का मजाक बने। प्रश्न संख्या 21 है, लेखक ने दिल दहला देने वाला समाचार किसे कहा और क्यों? जब आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया ना समाचार कि भाई सीढ़ियों तक पानी आ गया है और किसी भी समय स्टूडियो में पानी भर सकता है, तो उसे दिल दहला देने वाला बात कही गई है। देखिए क्या है। शाम 7:30 बजे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित स्थानीय समाचार में कहा गया, पटना केंद्र से जो समाचार प्रसारित किया गया उसमें समाचार में कहा गया, पानी हमारी स्टूडियो की सीढ़ी तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। मतलब सीढ़ियों तक आ गया है, अब पानी बढ़ा तो सीधे स्टूडियो के अंदर होगा। लेखक ने इस समाचार को दिल दहला देने वाला कहा है क्योंकि इसे सुनते ही लेखक और उसके मित्र के चेहरे पर आतंक की रेखाएं भर गई। उन्हें आकाशवाणी पे बढ़ता पानी इस चीज की आशंका दे रहा था कि पानी बहुत तेजी से पटना शहर को डुबो रहा है। तो उन्हें भी ये चीज़ का अंदेशा हो गया कि हम लोग के जो घर हैं वो भी बहुत जल्द ही पानी में डूबेंगे, है ना। तो ये चीज़ उनके अंदर डर में कहीं ना कहीं बैठ गई थी। तो इसीलिए इसको दिल दहला देने वाला कहा था कि भाई अगर आकाशवाणी में पानी भर गया तो इसका मतलब है कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे भी जल्दी पानी आएगा। प्रश्न संख्या 22 है, पटना को बाढ़ ग्रस्त देखकर अधेड़ मुस्टंड ने क्या टिप्पणी की, उसकी टिप्पणी इस समय कितनी उचित थी स्पष्ट कीजिए। अब पटना पूरी तरीके से बाढ़ में डूबा हुआ था, तो उसने कई चीजें बताई, बहुत बताई कि भाई उन्होंने उस मुस्टंड ने क्या कहा था कि भाई दानापुर, भाई पटना और दानापुर अगर आप अभी एट प्रेजेंट जाओ तो दोनों एक ही सिटी लगते हैं, लेकिन पहले जब अगर हम 66-67 की बात करें तो जो है पहले अलग अलग हुआ करता था। ठीक है, आप लोग मतलब मान लीजिए पटना से दानापुर मेरे हिसाब से जो होगा वो 5-7 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या हो सकता है ज़्यादा हो, मुझे अंदाज़ा नहीं है। ये बात नहीं है कि मैं गई नहीं हूँ, मैं पटना से दानापुर गई भी हूँ, लेकिन मुझे उस समय इन दोनों सिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं लगा, जैसे लग रहा कि हम लोग शहर के अंदर ही चल रहे हैं। लेकिन अगर हम 66-67 की बात करें तो, और भी उससे पहले की बात करें तो ये दोनों अलग अलग सिटीज़ रही होंगी, ये हमें अंदाज़ा है। तो वो मुस्टंड ने ये सीधे सीधे कहा कि भाई जब दानापुर में बाढ़ आई थी तो पटना के लोग यहाँ पर मदद करने नहीं आए थे,
ये उपहास उड़ाया था उसने। तो देखिए क्या है, पटना को बाढ़ग्रस्त देखकर अधेड़ मुस्टंड ने व्यंग कहा, यह जब दानापुर डूब रहा था, यानी यह जब दानापुर यानी कि जब दानापुर में बाढ़ आई थी तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए थे। यानी कि पटना के जो भाई दानापुर पहले गांव जैसा होता था, अब नहीं है गांव जैसा, ये मत सोचना कि अब वो गांव है, वो पूरा अच्छे सिटी है, काफ़ी अच्छे मकान है, सब कुछ है। तो पहले क्या होता था, दानापुर एक गांव जैसा टाइप का था, मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई दानापुर जब डूब रहा था तो पटना के लोग जो हैं वो शहरी बाबू कहे जाते थे, तो वो लोग जो है यहाँ पर लोगों की मदद करने नहीं, इन्होंने पलट के ना देखने का तात्पर्य है कि दानापुर के लोगों की मदद करने के लिए पटना के लोग नहीं आए थे। उसकी ऐसी टिप्पणी इस अवसर पर तनिक भी उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि उसकी ऐसी टिप्पणी जले पर नमक छिड़कने जैसी थी। इस कथन में उनकी संवेदनहीनता झलक रही थी। देखिए, वो व्यक्ति पहले चोट खाया हुआ बैठा हुआ था। जाहिर सी बात है, जब उसने ये बात कही तो उसकी बात से ये चीज़ पता चलती है कि वो व्यक्ति खुद दानापुर का रहने वाला था। यानी कि जब दानापुर में बाढ़ आई होगी तो उसने इस त्रासदी को झेला होगा और पटना के लोगों ने मदद नहीं करी, इसका दर्द कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर था, तभी उसने ये बात यहाँ पर कह दी। हाँ, उस परिस्थिति में जब पटना लोगों के ऊपर मुसीबत आई हुई थी तो ये बात कहना कहीं ना कहीं उसकी संवेदनहीनता को दिखाता है कि ठीक है, जो उन्होंने किया किया, जाने दो, हम उनकी मदद कर दें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस पुरानी घटना का रोष उस व्यक्ति के अंदर उस संवेदनहीनता को पैदा करता है और वही चीज उन्होंने यहाँ पर व्यक्त करी है। प्रश्न संख्या 23 है, गांधी मैदान पहुंचकर लेखक ने कैसा दृश्य देखा? इस मैदान से जुड़ी कौन कौन सी यादें भूलती जा रही थी? अब देखिए, गांधी मैदान पटना का बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ कोई रैली हो, कोई बहुत बड़ा आयोजन हो तो उस गांधी मैदान में किया जाता है। तो गांधी मैदान में भी अब पानी भर रहा था। ठीक है, देखिए क्या है, गांधी मैदान पहुंचकर लेखक ने देखा मैदान की रेलिंग के सहारे इतने लोग खड़े हैं कि उनकी संख्या दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा करते लोगों से अधिक थी, क्योंकि वहां पर इतने सारे लोग सिर्फ इसलिए एकत्र थे क्योंकि वो बढ़ते हुए पानी को देखना चाह रहे थे। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि जब शहर में कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो गांधी मैदान बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर मैंने देखा हुआ है। ठीक है, आप लोग में से जो लोग पटना में रहते होंगे उन्होंने तो अच्छे से देखा होगा, और जो लोग कभी पटना घूमने गए होंगे तो उन्होंने भी देखा होगा। तो बहुत ही मतलब वहाँ पर सभी लोग जैसे राम के रथ की प्रतीक्षा, क्योंकि वहाँ पर झांकियाँ भी निकलती थी, तो राम जी के रथ की प्रतीक्षा करने के लिए जिस तरीके से लोग वहाँ पर खड़े रहते थे, आज बाढ़ के समय भी लोग उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पर खड़े थे। इस मैदान से जुड़े आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी यादें लेखक को भूलती जा रही थी। अब इसका तात्पर्य क्या, मैं बताती हूँ। मैंने कहा ना कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आयोजन होते थे और बहुत संख्या में लोग वहाँ पर आते थे। अब आज के दिन जब बाढ़ बढ़ रही है तो लोग बाढ़ को देखने के लिए इकट्ठा हैं, और इतनी तादाद में इकट्ठा हैं जितना किसी भी उत्सव या महोत्सव में वहाँ इकट्ठा नहीं होते थे। तो मतलब क्या है, पहले इन्होंने जितनी भीड़ गांधी मैदान में देखी थी उससे ज़्यादा भीड़ वो आज के समय में देख रहे हैं, इसलिए पुरानी यादें उस भीड़ की मिट गई और इस भीड़ की ज़्यादा भीड़ की यादें उनके दिमाग में अब बस गई हैं। तो वो भूलती जा रही के मतलब कि वो भीड़ बहुत कम थी, ये भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसको अब हम लोग याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 24 है, पटना में आई बाढ़ से लेखक ने जो कुछ अनुभव किया वह पिछले अनुभवों से किस तरह भिन्न था? अब देखिए, पटना में जो बाढ़ आई ना, इस बाढ़ को लेखक ने खुद झेला। ठीक है, जबकि दूसरी जगहों पे जो बाढ़ आती थी उन क्षेत्रों में ये बाढ़ सामग्री बांटने के लिए जाते थे। ठीक है, एक खुद उस त्रासदी को झेलना और एक राहत सामग्री बांटना, ये दोनों चीजें अलग अलग थीं। देखिएगा, लेखक 10 वर्ष की उम्र से ही बाढ़ पीड़ितों से विभिन्न रूपों से जुड़ा हुआ था, क्योंकि भाई अलग अलग क्षेत्रों में पहले बाढ़ आती भी बहुत थी, तो जब बाढ़ आती थी तो ये राहत सामग्री बांटने के लिए जाते थे। उसने रिलीफ वर्कर की हैसियत से काम किया था, यानी कि राहत कर्मी के तौर पर काम किया था, जिसे रिलीफ वर्कर कहा जाता है। परंतु वह बाढ़ का भुक्तभोगी नहीं था, यानी कि उन्होंने खुद कभी बाढ़ को भोगा नहीं था। यानी कि अब बाढ़ पे भोगने का तात्पर्य होता है कि हम जहां पर रहते हैं वहां पर बाढ़ आए। 1967 में जब पटना में जो बाढ़ आई, लेखक उसका भुक्तभोगी रहा, यानी कि 1967 में जिस बाढ़ को इन्होंने की बात ये कर रहे हैं उसे उन्होंने खुद झेला।
उसने बाढ़ के पानी का भयावह रूप ही नहीं देखा, बल्कि उसकी पीड़ा को सहा। इस तरह पटना में आई बाढ़ का अनुभव पिछले अनुभवों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि पिछले जो अनुभव थे वो दूसरों की सहायता करने के लिए वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में एज अ राहत कर्मी गए थे। लेकिन इस बार जब 1967 में जो बाढ़ आई उसमें क्या था, उन्होंने वो बाढ़ खुद झेली, वो खुद भुक्तभोगी थे, है ना। प्रश्न संख्या 25 है, कॉफी हाउस पहुंचकर लेखक ने आतंकित क्यों हो गए? इस आतंक का उस पर क्या असर हुआ? जब वो कॉफी हाउस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाढ़ का पानी बढ़ता चला आ रहा है, उसके ऊपर आगे एकदम फेन है, झाग का होता है ना, जब पानी आता है तो उससे पहले पानी बाद में आएगा, पहले अपने अपने उसके आगे गंदगी की लेयर चलती है। वो सारी चीजें उन्होंने देखी थी। देखिए क्या है, कॉफी हाउस के पास पहुंचने पर लेखक ने देखा कि कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। चूंकि अब बाढ़ बढ़ रही थी तो लोग अपने अपने चीजों को समेट कर सही करके बंद कर करके जा रहे थे। सड़क के एक किनारे पर एक मोटी डोरी के आकार वाला गेरुए झाग फेन से उलझा पानी तेजी से सरकता चला आ रहा था। मतलब क्या है, अब जिसको मैं बताती हूँ, जैसे पानी बढ़ता है तो पानी अपने साथ पहले गंदगी लेता है। अब गंदगी लेता है तो वो गंदगी झाग में, काले में बढ़ती चली जाती। तो एकदम मोटी डोरी सा एक झाग उस पानी के आगे आगे चल रहा था, और ये पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ये नहीं कि धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो पानी तेजी से बढ़ रहा था। लेखक को यह पानी मृत्यु के तरल दूत जैसा लगा। मृत्यु का तरल दूत यानी कि वो चीज जो लोगों को मृत्यु प्रदान करे, मगर ये लिक्विड में थी, इसलिए तरल दूत इन्होंने मृत्यु का तरल दूत कहा। क्योंकि ये पानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, ये अपने साथ गंदगी लिए था, आगे जाकर लोगों को डुबोने वाला था, जो उनकी मौत का कारण बनने वाला था। अब चाहे पानी में डूबने से हो, चाहे बीमारियों से हो, मगर किसी न किसी तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला था, जिसे देखकर वह आतंकित हो गए। इस आतंक के कारण उसने इस दूत को हाथ जोड़कर सभय प्रणाम किया। कहते हैं ना कि जब मृत्यु को सामने देते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, तो उन्होंने उसको देखकर हाथ जोड़कर भय के साथ उसे प्रणाम किया कि ना जाने ये कब मेरे ऊपर टूट पड़े। इस डर से वो बेचारे थर थर कांपने लगे थे। ठीक है, तो ये था हमारी कृतिका बुक का पहला अध्याय। तो देखा ना, क्वेश्चंस इसके सभी लॉन्ग आएंगे, प्रिपेयर करिएगा। देखिए मैं हमेशा बोल रही हूँ कि 50 to 60 वर्ड्स के बीच इनके क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको आंसर्स लिखने हैं। तो प्रिपरेशन आपको क्या करनी है, 70 वर्ड्स तक के क्वेश्चंस की वर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है। जब 70 वर्ड्स के आप कर लोगे तो लिखते समय चीज़ों को आप जब कंबाइन करोगे, सारी चीज़ें करोगे, तो वो काफ़ी हद तक आपको आप उस वर्ड लिमिट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब पहला चैप्टर तो निपट गया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड चैप्टर के लिए। तो उससे पहले फटाफट चैप्टर को पढ़ के रखिएगा, ठीक है। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, यानी कि अब हम लेकर आएंगे कल आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।